Hi, this is Aditi Rana. Today we will start class 7th geography chapter 3 our changing earth. So let's start. Firstly, we will see the glossary. Lithospheric plates. The earth crust consists of several large and small, rigid, irregular shaped plates which carry continents and the ocean floor. जो हमारी अर्थ है और जो उसका लिथोस्फेयर है यानी कि जो भी स्थल मंडल है जहाँ पे भूमि है वो कैसे बना है, वो छोटी छोटी प्लेट से बना है। कुछ प्लेट्स बहुत बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बहुत हार्ड है, कुछ का जो साइज है वो इरेगुलर है ना, कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, अनइवन है। इन्हीं प्लेट्स पे जो हमारे महाद्वीप है और महासागर है उन सबकी सतह जो है वो टिकी हुई है। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates। जो हमारे स्थल मंडल है ये कई प्लेटों से मिलकर बना है, ठीक है, कई प्लेटों से मिलकर बना है और इन सभी प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। यानी कि ये सब प्लेट्स जब साथ में जुड़ती हैं तब हमारा लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल क्रिएट होता है। Due to the motion in the molten magma inside the earth, these plates are always moving। क्योंकि हमारे पृथ्वी जो है उसके अंदर पिघला हुआ मैग्मा है, पिघली हुई चट्टानें हैं, वो हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। इसी की वजह से क्योंकि ये अर्थ के अंदर मैग्मा मूव कर रहा है और अर्थ जो है उसके लिथोस्फेयर पे, उसके क्रस्ट के ऊपर ये सतह है प्लेट्स की डिफरेंट, तो ये भी मूवमेंट हमेशा करती रहती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। ये हम नोट करेंगे कि जो अर्थ के अंदर मैग्मा है वो सर्कुलर मोशन करता रहता है, वो सर्कुलर मोशन करता रहता है। उस वजह से क्या होता है, जब कोई चीज मूवमेंट करती है तो उसके कांटेक्ट में जो चीज आती है वो भी मूव करती है। इसलिए जब अर्थ के अंदर पिघला हुआ मैग्मा गोलाकार तरीके से, सर्कुलर तरीके से मोशन करता है तो उसकी वजह से ये प्लेट्स भी मोशन करती हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि इन प्लेटों में गति होती है, क्योंकि ये मोशन करती हैं, इसी वजह से जो पृथ्वी की सतह है उस पर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट, वर्ड ओरिजिन। अब हमें कुछ न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। फर्स्ट इज एंडो। एंडो मीन्स इनसाइड, एंडोजेनिक, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है, एक्सो। एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो एक्सो प्लस जेनिक मीन्स एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक क्या हो गया, इनसाइड ओरिजिन, ऐसी फोर्सेस, ऐसे बल जिनका जन्म पृथ्वी के अंदर हुआ है और वो जो वर्क करते हैं, जो भी उनका प्रभाव होता है वो पृथ्वी के अंदर होता है, ठीक है, और उसके इफेक्ट हमें सरफेस पे भी देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें एक्सो की, तो एक्सो का मतलब है आउटसाइड और जेनिक का मतलब है ओरिजिन। तो ऐसी फोर्सेस जो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के ऊपर कार्य करती है उन्हें हम कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक। वो फोर्स, वो बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अर्थक्वेक है या आपका माउंटेन की फॉर्मेशन है, तो अर्थक्वेक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, अर्थ के अंदर जो हलचल होती है, जो मूवमेंट होता है, उसी की वजह से बाहर आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं जमीन पे जगह जगह, ठीक है, और जमीन शेक करती है, वाइब्रेट करती है, इसी वजह से जो ऊपर चीजें होती है वो गिरने लगती है और बहुत ज्यादा डैमेज होता है चीजों को। वहीं बात करें माउंटेन फॉर्मेशन की, तो एक प्लेट ऐसी है, एक प्लेट ऐसी है, ये आपस में कोलाइड करेंगी और यहाँ की जो जमीन है वो अपलिफ्ट होगी, ऊपर को थोड़ा उठ जाएगी। तो इससे क्या होता है, दे मेक द अर्थ रिजिड, ये अर्थ को रिजिड बनाते हैं, उसे असमान बनाते हैं। यानी कि ये प्लेन अर्थ होती, अगर प्लेन होती तो ऐसी होती, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने माउंटेन की फॉर्मेशन करी, यानी कि जो अर्थ है उसे अनइवन बना दिया, ऊंचे नीचे उस पर फॉर्मेशन कर दी, कहीं माउंटेन्स हैं कहीं हिल्स हैं, तो इस तरह की चीजें इस क्रिएट करती है हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट बात करेंगे, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। वो बल, वो फोर्स जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है उन्हें कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, लाइक वेदरिंग, इरोजन, टाइडल फोर्स, डिपोजिशन, दे मेक द अर्थ फ्लैट। वेदरिंग मतलब जो मौसम है, कभी सर्दी है, बरसात है, कभी धूप पड़ रही है, इन सब का जो असर होता है। जो सॉइल इरोजन है यानी कि मिट्टी का एक जगह से हटके दूसरी जगह तक जाना है, या फिर टाइडल फोर्स है जो हमारी सी वेव्स हैं
उनमें इतनी जो पावर होती है उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जो एक जगह की ज़मीन होती है या मिनरल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। डिपोजिशन भी होता है, कई जगह के सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पानी के साथ, हवा के साथ, बरसात के साथ या टाइडल फोर्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। ये अर्थ को क्या करते हैं, दे मेक द अर्थ फ्लैट, ये अर्थ को समतल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे पहाड़ है, ठीक है, कहीं पे माउंटेन है, फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ वेदरिंग हुई, मौसम का उस पर असर पड़ा, जो बड़ी बड़ी चट्टानें वो आपस में टकराई, टूटी, छोटी होती गई, सेडिमेंट्स में बदली, धीरे धीरे हवा, पानी, बरसात के साथ कहीं और मूवमेंट उन्होंने कर लिया, तो धीरे धीरे जो माउंटेन था उसकी हाइट कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। एक समय ऐसे आएगा कि वो जमीन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, यानी कि जो हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, जमीन को समतल बनाती हैं, फ्लैट बनाती हैं। इसे हम डायग्राम से भी देख लेते हैं शॉर्ट में। सी, जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो पृथ्वी को असमान बनाती हैं, यानी कि एंडोजेनिक जो अंदर से आती हैं, जो पृथ्वी के अंदर से फोर्सेस आती हैं वो पृथ्वी को क्या करती हैं, अनइवन बनाती हैं, कहीं पर्वत बना रही हैं, कहीं पठार बना रही हैं, ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़ अर्थ पे फॉर्मेशन बनाती हैं। वहीं बात करेंगे एक्सोजेनिक की, तो ये क्या करती हैं, पृथ्वी को समतल बनाती हैं, क्योंकि इसमें इंक्लूड होती हैं फोर्सेज में वेदरिंग, सॉइल इरोजन, डिपोजिशन, यानी कि मौसम बदला, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, अपरदन हुआ या डिपोजिशन हुआ, एक जगह की चीज उठ के दूसरी जगह जाके जम गई। तो इस वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी की जमीन है वो फाइनली समतल हो जाती है। नेक्स्ट, सी दिस डायग्राम। अर्थ पे जो मूवमेंट होता है, अर्थ पे जितनी भी गतियां होती हैं उन्हें हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। एक है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरी है एक्सोजेनिक फोर्स, जिसके बारे में हमने अभी देखा था। एंडो मीन्स इनसाइड और एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, और जेनिक मीन्स ओरिजिन। ऐसी फोर्स जिनका ओरिजिन जो है वो इनसाइड द अर्थ हुआ है वो है एंडोजेनिक, और जिनका ओरिजिन आउटसाइड हुआ है अर्थ के वो है एक्सोजेनिक फोर्स। अब इनकी सब डिवीजन भी देख लेते हैं। एंडोजेनिक जो फोर्स है उसके एग्जांपल हैं सडन फोर्स, अचानक से कोई फोर्स अप्लाई हुई, पृथ्वी के नीचे से आई, अचानक से हुई। फॉर एग्जांपल हमारा वॉल्केनो है, अचानक से नीचे से इतना हीट और प्रेशर हुआ कि ऊपर एकदम वॉल्केनो इरप्ट हुआ, तो ये एक सडन फोर्स का एग्जांपल हो गया। अर्थक्वेक है, सडनली आता है और अर्थ वाइब्रेट करती है और झटका लगता है लोगों को, अचानक से वाइब्रेट करती है, लोग खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तब तक अर्थक्वेक तबाही करके चला जाता है। तो ये भी एग्जांपल है सडन फोर्स का। या आप बात करें लैंड स्लाइड की, कि जो भूमि है वो अपनी जगह से खिसक जाती है, तब भी क्या होता है, ये भी एक सडन फोर्स अप्लाई होती है और तुरंत नुकसान हो जाता है, ठीक है। दूसरी फोर्स जो एंडोजेनिक फोर्स का एग्जांपल है वो कैसी है, डिएस्ट्रोफिक फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो माउंटेन बनाती हैं, कि दो प्लेट्स आपस में टकराई, कोलाइड करी और वहां की जमीन ऊपर को उठ गई, ठीक है। तो ये एग्जांपल थे एंडोजेनिक फोर्स। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एक्सोजेनिक फोर्स की। इसमें हम सब डिवीजन देखते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। ऐसी फोर्सेस जो इरोजन करती हैं, एक जगह से किसी सॉइल को या किसी बाकी मिनरल्स को, रॉक्स को उठाती हैं, पिक करती हैं और डिपॉजिट करती हैं किसी दूसरी जगह पे। और इनके एजेंट क्या है, रिवर्स के थ्रू, नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा, जो समुद्र की लहरें उनके द्वारा, या जो ग्लेशियर्स होती हैं, वो जो बड़ी बड़ी बर्फ के टुकड़े होते हैं जो पानी पे धीरे धीरे चलते हैं, उनकी वजह से ये क्या करती हैं, एक मिनरल को, रॉक को, किसी भी चीज को एक जगह से इरोज करती हैं और दूसरी जगह से डिपॉजिट करती हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपके एक्सोजेनिक फोर्स के। सी, अब हम डायग्राम में भी देखते हैं, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ और आप गैस करोगे कि ये किसका एग्जाम्पल है। फर्स्टली बात करते हैं भूकंप की, यानी कि अर्थक्वेक की। सी दिस, ये हुआ, भूकंप आया, सडनली आया, अर्थ के नीचे जो फोर्सेस थी उनकी वजह से अर्थ में ऊपर वाइब्रेशन हुई और यहाँ पे जगह जगह ब्रेक हुई, लैंड जो है वो ब्रेक हुई, तो ये भूकंप आया, अर्थक्वेक आया। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है हमारा एग्जाम्पल एंडो का, ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स का, क्योंकि अंदर से आ रही है। बात करते हैं ज्वालामुखी की, वॉल्केनो की, तो यहाँ पे भी क्या है, अंदर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो फोर्स है वो अंदर से वर्क कर रही है, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल है ये एंडोजेनिक फोर्स का। थर्ड बात करते हैं भूस्खलन, यानी कि जो लैंडस्लाइड है, इसे मैं जूम करके दिखाती हूँ। लैंडस्लाइड मतलब देखिए, यहाँ की जो लैंड थी एकदम से वो स्लाइड, लैंड माने जमीन, स्लाइड मतलब नीचे को सरकना, तो वो सरक गई, इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। तो ये भी किसका एग्जांपल है, अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा, अर्थ के सरफेस के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस अप्लाई होंगी, इतना हीट प्रेशर क्रिएट किया होगा कि जो जमीन थी वो अचानक से खिसक गई। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, एंडोजेनिक फोर्स का।
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल एक्सोजेनिक फोर्स के। सी वेव्स हैं, वो क्या करती हैं, जो भी समुद्र में कई बार क्या होता है जब समुद्र की लहरें आती हैं किनारों तक, तो बहुत सारा कचरा जो लोग उसमें डाल देते हैं समुद्र में, अपने साथ बहा के वापस फेंक जाती हैं समुद्र के किनारे। तो इन्होंने क्या किया, इरोजन किया, किसी चीज को कहीं से पिक किया और फिर उसे कहीं जाके डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया। दूसरी बात है विंड, मिट्टी को, फलों को, पेड़ों की पत्तियों को एक जगह से पिक करती है, दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है। फिर बात है रिवर, नदियां क्या करती हैं, अपने साथ ये मिट्टी को बहा के ले जाती हैं और फिर इसे दूर दूर अलग अलग जगह पे डिपॉजिट कर देती हैं। बात करते हैं ग्लेशियर्स, यानी कि बड़े बड़े हिमखंड, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जो पानी पे धीरे धीरे तैरते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, अपने साथ जो चीजें ले जाते हैं वो कहीं दूर जाके उन्हें डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज के एजेंट है, ये सब एजेंट है एक्सोजेनिक फोर्स के। तो नेक्स्ट बात करते हैं वोल्केनो। व्हाट इज वोल्केनो? अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। वोल्केनो क्या है, ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी की जो क्रस्ट लेयर है उसमें एक ऐसा छेद है, वेंट मींस ओपनिंग, यानी कि छेद, एक ऐसा छेद है जिसके माध्यम से जो अंदर से पिघला हुआ पदार्थ है ना वो फूट के अचानक बाहर निकल आता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्स ऑफ द अर्थ। ये एक एग्जाम्पल है पृथ्वी के जो अंदर शक्तियां हैं, जो बल हैं कार्य करती हैं, उसका एग्जाम्पल है। नोट, मेल्टिंग रॉक इनसाइड अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा बट व्हेन इट कम्स आउट दे आर कॉल्ड लावा। यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे कि जो मेल्टेड रॉक्स होती हैं, जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, जब तक वो पृथ्वी के अंदर होती हैं तब तक तो उन्हें मैग्मा कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के बाहर आ जाती हैं तब हम उसे कहते हैं लावा। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघली चट्टानें वो तो मैग्मा कहलाती हैं, लेकिन जब वे बाहर निकलती हैं तो उन्हें लावा कहा जाता है। सी दिस इमेज, ये हमें इमेज दिखाई दे रही है एक वोल्केनो की। वोल्केनो एग्जाम्पल है एंडोजेनिक फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे ढेर सारा मैग्मा है और फिर क्या हुआ, वो क्रस्ट को ब्रेक करके जो बाहर निकला तो वो कन्वर्ट हो गया लावा में, अब उसे हम कहेंगे लावा। Next, earthquake. When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate. जब हमारे स्थल मंडल पे जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं, उनमें हलचल होती है, तो जो अर्थ का सरफेस है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वो थरथराता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, उसके ऊपर आप एक जाके सिक्का रख दो तो वो भी वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो जब आपके स्थल मंडल की प्लेटें वाइब्रेट कर रही हैं तो इस वजह से वो प्लेट जिस प्लेट से जुड़ी होगी या टच में होगी वो प्लेट भी वाइब्रेट करने लगेगी। इस वजह से पूरी अर्थ पे वो वाइब्रेशन फैलने लगता है और एक बड़े से एरिया में अर्थक्वेक आता है, यानी कि भूकंप आता है। स्थल मंडल में प्लेटों की गति होने के कारण जो पृथ्वी की सतह है उस पे जो होता है कंपन, जो वाइब्रेशन होता है, उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। फोकस, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अगर मैं बात करूं फोकस क्या है, तो क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट के हिस्से का वो जगह जहां से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, वो वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है, वो कंपन स्टार्ट हुआ है, उसी को हम फोकस कहते हैं। और फोकस के जस्ट ऊपर की जो जगह है जहां सबसे पहले अर्थक्वेक महसूस करते हैं, जहां सबसे पहले हमें ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन हो रही है जमीन में, वो सरफेस जो बिल्कुल ऊपर होता है फोकस के, उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। तो हम ये देखेंगे डायग्राम में तो हमें अच्छे से समझ आएगा। सी दिस, ये हमारी अर्थ का लैंड एरिया दिखाया गया है, लिथोस्फीयर दिखाया गया है। तो ये वो जगह है जहां पे अर्थक्वेक शुरू हुआ, उसकी वाइब्रेशन शुरू हुई। फोकस इज द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सीस्मिक एनर्जी। वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक भूकंप शुरू हुआ वो कहलाता है फोकस। फोकस के जो जस्ट ऊपर सेंटर होता है, यहाँ पे जहां सबसे पहले अर्थक्वेक को फील किया गया कि हाँ नीचे कुछ अजीब सा मूवमेंट हो रहा है, तो वही हमारा कहलाता है एपी सेंटर। और क्योंकि ये फोकस के सबसे ऊपर है तो यहाँ जो डैमेज होता है वो भी सबसे ज्यादा होता है। अब धीरे धीरे आपको ये दिखाई दे रही होंगी कि क्या हो रहा है, ये सीस्मिक वेव्स है ना, ये फैल रही है, यानी कि यहाँ फोकस था, बिल्कुल सेंटर में फोकस था, फिर वो स्टार्ट हुआ, एपी सेंटर में महसूस हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ हो रहा है जमीन में। उसके बाद धीरे धीरे ये वेव्स फैली। क्यों फैली? क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा था कि लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं जब वो वाइब्रेट करती हैं तो उनके साथ वाली जो प्लेट्स है ना वो भी क्योंकि कांटेक्ट में है, साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए वो भी वाइब्रेट करती हैं। इस वजह से एक जगह अर्थक्वेक शुरू हुआ लेकिन उसका जो असर है वो दूर तक होता है।
नेक्स्ट, डू यू नो देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। क्या आपको पता है कि जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, जो भूकंप की तरंगे होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। तो उनके नाम है पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स। पहले बात करते हैं पी वेव्स की, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। बात करते हैं एस वेव्स की, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और अगर मैं बात करूं एल वेव्स की, तो ये सरफेस वेव्स हैं। हमसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, हमसे बस ये पूछा जाएगा कि पी वेव्स किस टाइप की होती हैं। ये होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, एस वेव्स होती हैं ट्रांसवर्सल और एल वेव्स होती हैं सरफेस वेव्स। तो ये 3 वेव्स थी अर्थक्वेक की, पी एस एल। नेक्स्ट बात करते हैं, अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन द रिक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी से इसलिए ज़रूरी है कि कभी हमें उस पर ऐसे लिखने को आ जाए तो हमें एग्जाम्पल के लिए याद होना चाहिए कि भुज टाउन में 26 जनवरी 2001 में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, जो रिक्टर स्केल पे बता रहा था कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 6.9। An earthquake is measured with a machine called a seismograph। जो earthquake है, जो भूकंप है, उसे मापते कैसे हैं? सीस्मोग्राफ एक मशीन होती है जिसका यहाँ पे इमेज दिखाया गया है, इसकी हेल्प से मेजर किया जाता है अर्थक्वेक, ठीक है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। लेकिन किस तीव्रता का भूकंप आया है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये हम कैसे दर्शाते हैं? ये हम दर्शाते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है, जिसकी इमेज आपको यहाँ दे रखी है। An earthquake of 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अगर जो अर्थक्वेक आया है रिक्टर स्केल पे, जो उसका मैग्नीट्यूड है ना, जो एनर्जी का अमाउंट है वो 2 है, 2 पे जैसा कि हमें दिख रहा है, नॉट फेल्ट, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आया है और उससे कोई डैमेज भी नहीं होगा। An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling। अगर अर्थक्वेक जो है उसकी मैग्नीट्यूड 5 है तो क्या होगा, ऊपर से चीजें गिरेंगी और इस वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हमारा होगा। लेकिन जो अर्थक्वेक है अगर उसका मैग्नीट्यूड 6 है या उससे ज्यादा है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है। यही बातें अब हम इस डायग्राम में देखते हैं सीधे से। रिक्टर स्केल यहाँ पे दिखाया गया है आपको। तो अगर मैग्नीट्यूड 2 है तो इसका मतलब क्या है, जो अर्थक्वेक आया है ना उसकी कोई इंटेंसिटी नहीं है, महसूस ही नहीं होगा, बहुत ही हल्का आया है, माइल्ड आया है। लेकिन अगर वो 5 है इसका मतलब है चीजें गिरेंगी और उसकी वजह से थोड़ा डैमेज होगा। लेकिन अगर 6 है या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो वो दिखाता है कि जो अर्थक्वेक है वो सीवियर है, बहुत ही स्ट्रांग है। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, मॉडरेट होता है 6 पे, 7 पे स्ट्रांग होता है। और अभी हमने भुज को देखा था, तो भुज में जो 2001 में अर्थक्वेक आया था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 6.9, यानी कि वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था या फिर स्ट्रॉन्ग था। ओके।